सादर प्रणाम। मेरा नाम है रंजना और आप सभी का स्वागत है कांति रंजना मिशन अवेयरनेस चैनल कर्मा पर। आज मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ आय प्रमाण पत्र के बारे में। आय प्रमाण पत्र क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसमें आवेदन करते समय हमें किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है और कैसे हम आवेदन करें। यदि हमारा आय प्रमाण पत्र सही नहीं बनता है तो हम इसकी शिकायत कहाँ करें, या फिर ये आय प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैलिड होता है, इन सारी जानकारियों को मैं आपको अवगत कराऊंगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि आय प्रमाण पत्र के में जो आय का निर्धारण होता है या फिर जो आय की गणना की जाती है वो कैसे की जाती है। इन सबको जानने से पहले सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आय प्रमाण पत्र एक्चुअल में क्या है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है आय प्रमाण पत्र, तो इसका मतलब आय को वेरीफाई करने वाला प्रमाण पत्र। ठीक है, जैसे मैंने इंटरमीडिएट किया है तो कौन वेरीफाई करता है, जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होता है वो वेरीफाई करता है कि हाँ इन्होंने इंटरमीडिएट किया है। तो वैसे ही जो हमारी आय होती है, हमारे पूरे परिवार की जो आय होती है, इनकम होती है, उसको कौन वेरीफाई करता है, आय प्रमाण पत्र। अब देखो, आप जो बहुत अमीर लोग होंगे उनको आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अगर बनाएंगे तो अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनाएंगे। जो बहुत गरीब लोग हैं उनके पास बीपीएल प्रमाण पत्र है या अंत्योदय राशन कार्ड वगैरह है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अब जरूरत किसे पड़ेगी। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में वो उस कंडीशन में होते हैं, उनका नहीं बन पाता है, क्योंकि बीपीएल प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी एक निर्धारित सीमा है कि इतने ही बीपीएल प्रमाण पत्र बनेंगे। तो इस वजह से उन लोगों का नहीं बन पाता है। या फिर कुछ लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मिडिल क्लास हैं। तो उनको अगर अपनी आय को वेरीफाई करना होगा तो क्या बनाएंगे, आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। ये हो गया क्लियर। अब बात आती है इसका उपयोग कहाँ होता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं, अधिकतर जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया है, विधवा पेंशन है, या जो अन्य पेंशन है, उनमें क्या माना गया है, मानक क्या लिया गया है कि परिवार की मासिक आय कितनी होनी चाहिए, 4,000 रुपये। अगर किसी का बीपीएल कार्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वो क्या बनाएगा, आय प्रमाण पत्र। समाज कल्याण की जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जिसमें छात्रवृत्ति दी जाती है छात्र छात्राओं को, उसमें भी आय का मानक रखा गया है। कई योजनाओं में भारत सरकार की भी हैं कुछ छात्रवृत्ति योजनाएं, उसमें भी आय का मानक रखा गया है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा अभी राशन कार्ड सरेंडर करने का अभियान चलाया गया था। अब जो राशन कार्ड बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि राशन कार्ड भी 3 कैटेगरी में बनते हैं। फर्स्ट होता है एक जो अंत्योदय लोगों के लिए जो राशन कार्ड होता है उसको बोलते हैं जैसे गुलाबी राशन कार्ड। उसका जो बाहर का पंपलेट पहले, अब तो डिजिटल हो गया, लेकिन पहले जो था वो गुलाबी कलर का था। तो वो क्या होता है, अंत्योदय लोगों के लिए होता है। एक दूसरा बनता है प्राथमिक परिवार के लिए जो राशन कार्ड बनता है, जिसका बाहर का कवर था सफेद था, तो वो किसके लिए थे, प्राथमिक परिवार के लिए। तो प्राथमिक जो परिवार था उसमें कैटेगरी क्या कर रखी थी उन्होंने, 15,000 रुपये जिनकी मासिक आय होगी। कितनी होगी, 15,000 जिनकी मासिक आय है उनका प्राथमिक परिवार का राशन कार्ड बनेगा। अब नेक्स्ट उन्होंने इससे एक नेक्स्ट राशन कार्ड बनता है जो है पीला राशन कार्ड। उसमें लिख रखा है कि जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए होगी उनका पीला वाला राशन कार्ड बनेगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर भी आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी इस आय को वेरीफाई करने के लिए। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनता है आरक्षण के लिए। जो बच्चे सरकारी सेवाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें जैसे जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो उसके लिए भी क्या लिखा है कि आय कितनी होनी चाहिए, परिवार की समस्त स्रोतों से 8 लाख रुपए होने चाहिए। तो 8 लाख रुपए आय को कौन वेरीफाई करेगा, आय प्रमाण पत्र वेरीफाई करेगा। ये क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, आपने अभी देखा होगा कि देहरादून में एमडीडीए क्या कर रहा है। एमडीडीए अभी आपने देखा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते भी होंगे कि एमडीडीए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आवास बनाता है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको कौन वेरीफाई करता है कि उनकी आय इतनी होनी चाहिए। उसके लिए कहाँ से वेरीफाई करोगे आप, आय प्रमाण पत्र ही उसको भी वेरीफाई करता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि आय प्रमाण पत्र का उपयोग हम कहाँ करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक नेक्स्ट, अभी मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो किससे संबंधित थी, नंदा गौरा योजना से संबंधित थी।
नंदा गौरा योजना में बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए की धनराशि और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन किसको दी जाती है? ऐसे परिवार को जिनके परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये हो और वार्षिक आय 72,000 रुपये हो। इसको भी कौन वेरीफाई करता है? आय प्रमाण पत्र वेरीफाई करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आय प्रमाण पत्र का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। अन्य जगह भी इसका उपयोग होता है, लेकिन मैं जो मेन चीजें हैं वो बता रही हूँ। ये हो गया आय प्रमाण पत्र का उपयोग। अब बात आती है कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जो भी आय प्रमाण पत्र बना रहा है, परिवार का जो मुखिया है, आय प्रमाण पत्र जो बना रहा है, उसके पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात, आय का स्रोत क्या है। जैसे किसी के आय का स्रोत कृषि है, किसी के आय का स्रोत सर्विस है, किसी के आय का स्रोत पेंशन है, किसी के आय का स्रोत जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब असंगठित जो लोग काम, असंगठित कर्मकार, मेड हो गई, रिक्शा चालक हो गए, टेम्पू वाले हो गए, कृषि मजदूर हो गए। तो ये क्या हो गए? ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो लोग काम करते हैं, इनकी आय को कैसे आकलित करेंगे? तो ये चीजें कैसे लिखेंगे? अभी इन चीजों को लिखने के लिए मैं आपको दो चीजें, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मैं ये जानकारी देना चाह रही हूँ, ये मैं देना चाह रही हूँ उत्तराखंड सरकार का एक शासनादेश जो आया है राजस्व अनुभाग 1 का 7 मई 2019 का। अगर आपको ये शासनादेश चाहिए होगा तो इसको मैं आप इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर इसका लिंक शेयर भी कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय आकलन के मानक निर्धारित कर रखे हैं कि कैसे आपकी आय का आकलन किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जिनको की आय प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वही लोग गरीब होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनका किसी न कारण, मतलब उन लोगों को जानकारी के अभाव में उनके बीपीएल प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाते हैं। तो वहाँ पर उनको अगर किसी भी योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे अपना आय प्रमाण पत्र बनाएं या फिर कैसे अपने फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो। इसमें परिवार की सबसे पहली बात तो ये है कि आय प्रमाण पत्र हमेशा परिवार का बनता है। और इसमें जो परिवार की परिभाषा है वो क्या है? परिवार की आय का आंकलन करने हेतु परिवार में पति पत्नी, अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संतानें तथा आश्रित माता पिता को सम्मिलित किया जाएगा। अवयस्क का मतलब 18 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, वयस्क अविवाहित संतान का 18 साल से ऊपर हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी आय को भी ऐड किया जाएगा। क्लियर? ये हो गया परिवार की अवधारणा। क्योंकि जब भी आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें परिवार की आय कैलकुलेट होगी, न कि एक व्यक्ति की। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि आय का जो आकलन करेंगे, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई व्यक्ति अगर आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो कैसे करें? क्योंकि आय प्रमाण इस शासनादेश के साथ ही साथ इन्होंने स्व घोषणा प्रमाण पत्र को बनाए दिया गया था, जिसको कि अब आय प्रमाण पत्र में आवेदन करने के समय अनिवार्य रूप से लगाना आवश्यक है। स्व घोषणा प्रमाण पत्र, इस स्व घोषणा प्रमाण पत्र में जैसे आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, ये सारी डिटेल्स डाली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार का विवरण होता है। परिवार के सदस्यों का नाम, व्यवसाय, व्यवसाय से आय, परिवार की कुल वार्षिक आय। तो इसमें जैसे परिवार के सदस्यों में आप क्या डालेंगे? आपके सदस्य में आपकी वाइफ हो गई, या कोई वाइफ अगर बना रही तो वो अपने हस्बैंड का नाम डालेगी, या फिर अगर कोई बेटा, अगर उसे बेटे के लिए ही आय प्रमाण पत्र चाहिए, अगर बेटा बना रहा तो अपने माता पिता के सदस्यों, माता पिता का नाम डालेगा, या भाई भी है उसका तो उसका भी नाम डालेगा, बहन हो उसका भी नाम डालेगा, प्लस उनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी लिखेगा, व्यवसाय क्या है उनका। अगर कोई वाइफ है तो वो यहाँ पर गृहिणी लिखेगी, अगर सपोज वो कोई सर्विस करती हैं तो यहाँ पर डिटेल्स हैं। व्यवसाय से आय कितनी हो रही है पूरे साल में, व्यवसाय से पूरे साल में, पिछले पूरे साल में आय कितनी हुई है वो भी आप इसमें डालोगे। परिवार की कुल वार्षिक आय, फिर सारे सदस्यों की आय कैलकुलेट करोगे कि हाँ सबसे इतनी वार्षिक आय है, अब इस टोटल इतनी। इस आधार पर क्या किया जाएगा? आपका आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो इसके साथ ही साथ आपको सिर्फ लिख के ही नहीं, इसके साथ आपको प्रूफ भी देने पड़ते हैं। जैसे आपने लिख दिया कि आप सर्विस करते हो तो उसके साथ ही साथ आप क्या देंगे? अगर आप सर्विस करते हो तो आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो आप एनुअल सैलरी स्लिप या मतलब पूरी एनुअल सैलरी स्लिप आप इसके साथ लगा सकते हैं, या फिर एनुअल स्टेटमेंट निकाल सकते हो, उसको लगा सकते हैं जब आप अप्लाई करोगे उस समय। अगर आप किसान हैं तो आप क्या डालेंगे उसमें? खाता खतौनी। खाता खतौनी जो आपकी किसान की जो
जो मतलब ज़मीन है उसका टोटल विवरण डालेंगे तो वो किस में रहता है, मोस्टली खाता खतौनी में रहता है, तो उसको आप इसके साथ लगाएंगे। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, उसके लिए आप क्या डालेंगे, ITR सबमिट कर, जो आप ITR सबमिट करते हैं वो इसके साथ लगाएंगे। या फिर अगर कोई पेंशन से अगर कोई आय ले रहा है तो वो क्या डालेंगे इसमें, अपनी जो पेंशन आती है जिस अकाउंट में, उसको आप इसके साथ लगा सकते हैं कि हाँ प्रति महीने इतनी पेंशन आती है। तो अगर आप एवरेज एज ऑन एवरेज एक साल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ आप इसको पेंशन के सर्टिफिकेट को लगाएंगे। कहने का मतलब जिस स्रोत से आपकी आय होती है वो आप इसमें लगाएंगे। ये क्लियर हो गया। ये भरेंगे आप, जब ये पूरी डिटेल्स भर देंगे तो इसको आप आवेदन करेंगे। मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाह रही हूँ जो इस शासनादेश का उल्लेख मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। जिससे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। उदाहरण से मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक महिला है जो मेड का काम करती है, वो क्या हुई, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की श्रमिक हो गई। आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड जारी किए। ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड जो भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी पहचान के लिए बनाए जा रहे हैं। पहले ई श्रम कार्ड नहीं बनाए जाते थे। अब अगर कोई महिला, कोई मेड है, पहले तो उन लोगों को एक्सप्लेन करना और उन लोगों को वेरीफाई करना मुश्किल होता था कि ये मेड का ही काम करती है या नहीं करती है। लेकिन ई श्रम कार्ड बनने के बाद उनकी एक आइडेंटिटी हो गई, हाँ ये मेड है, ये मेड का काम करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अगर कोई महिला मेड का काम करती है, उसके हस्बैंड की मतलब दुर्घटनावश अगर उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा पेंशन के लिए आप देखते हैं कि पात्र है, लेकिन उनका आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, तो ये मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर होने की दशा में आय की गणना यह मानते हुए कि उक्त द्वारा पूरे वर्ष भर 100 दिन कार्य किया। जबकि मजदूरी की दरों का निर्धारण किससे किया जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य हेतु न्यूनतम मजदूरी दर 182 प्रतिदिन अथवा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए की दर से वर्ष में 100 दिन की वार्षिक मजदूरी 18,200 आगणित की जाएगी। अर्थात किसी असंगठित क्षेत्र के मजदूर द्वारा वर्ष भर 100 दिन कार्य किया, जिनकी मजदूरी का निर्धारण मनरेगा अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों यथा वर्तमान में, जैसे जब 2019 में ये जियो जारी हुआ था वहां उस टाइम 182 रुपये थी, तो उसकी वार्षिक आय कितनी हो गई, 100 × 182 मतलब 18,200 रुपये। अगर कोई महिला मेड का काम करती है और उसके पास ई श्रम कार्ड है और वो एक्चुअल में मेड का ही काम करती है, तो जब वो इस आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र के साथ ही साथ वो अपना ई श्रम कार्ड भी लगा सकती है। ई श्रम कार्ड से ये वेरीफाई हो जाएगा कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की महिला है, ठीक है। उसकी जो वार्षिक आय है उसका निर्धारण कितना हो जाएगा, 18,200। सपोज दैट 182 रुपये ही अगर मनरेगा की मजदूरी की दर है, तो अगर उससे थोड़ा ज्यादा हो गई होगी, ज्यादा तो नहीं हुई होगी लेकिन थोड़ा बहुत अगर ज्यादा हुई होगी, उसके आधार पर 18,200, मैं एक उदाहरण दे दूं। उसे विधवा पेंशन चाहिए तो विधवा पेंशन के लिए आय कितनी होनी चाहिए, मासिक आय कितनी होनी चाहिए, 4,000 रुपये होनी चाहिए। और 18,200 को अगर हम मासिक में डिवाइड करें तो लगभग 1,500-1,600 के करीब पड़ रहा है मासिक आय। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो उस योजना का लाभ ले सकती है इस आधार पर। अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, वो कमाने वाली अकेली है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ घर की मेड का काम करना है, तो आप इस आधार पर उसके आय का आकलन किया जा सकता है। ये इतना स्पष्ट हो गया है कि मतलब जो एक्चुअल में जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको इस प्रमाण पत्र का लाभ मिले। आप समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं वो उन्हीं लोगों के लिए चलाई जाती हैं जो बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन वो उस चीज का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। तो जो ये खास तौर पर जो ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर का जो इसमें जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही सही भी की गई है, खास देखा जाए तो। नेक्स्ट इसमें कृषि से आय का आकलन अगर आप लगाएंगे तो आप जो आपकी कृषि है उसमें कितनी आय होती है। कृषि में अगर मैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की बात करती हूँ तो यहाँ पर तो फिर भी अच्छी आय हो जाती है लगभग, लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करती हूँ तो वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से बहुत कम है सापेक्ष। देहरादून, हरिद्वार और
हिल एरिया के सापेक्ष कम है। तो कृषि से भी सामान्य रूप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आय आ रही है। उसके लिए जरूरी है कि आपको जो खाता खतौनी है, जो कृषि जमीन है जिसका विवरण भू राजस्व अभिलेखों में है, वो आपको लगाना पड़ेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो ई श्रम कार्ड उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट आती है पेंशन से। मैंने आपको बताया था कि पेंशन से आप अपना जो आपकी पेंशन आती है जिस अकाउंट में, उसकी डिटेल्स आप लगा सकते हैं। उसके आधार पर आप आय वेरीफाई हो जाएगी कि आपकी आय कितनी आती है। अब एक बात आती है कि अगर सपोज किसी ने गलत आय बना दी, गलत आय का प्रमाण पत्र बना दिया, तो सपोज इसके दो तरीके हैं। या तो अगर कोई शिकायत करता है तो अधिकारी को पता चल जाता है, तो अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं वो जो लेखपाल और पटवारी हैं, लेखपाल या पटवारी जो भी हैं उस क्षेत्र में, उनको वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए भेजते हैं संबंधित क्षेत्र में, और वो अपनी जांच आकर रिपोर्ट देकर तथ्यों सहित रिपोर्ट लगा के दे देते हैं। उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि उनके खिलाफ क्या करना है। दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाता है कि किसी की आय कम है और उनका ज़्यादा का सर्टिफिकेट बन गया है, तो उसकी शिकायत कहाँ करें? या फिर किसी की आय ज़्यादा है और उन्होंने कम का बना दिया, तो इसकी शिकायत कहाँ पर की जाए या उसकी जो अपील की जाए वो कहाँ पर की जाए? जो आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो तहसीलदार द्वारा बनाया जाता है। तो आप उसकी जो शिकायत, जो अपील करेंगे, वो करेंगे उप जिला अधिकारी के पास, संबंधित क्षेत्र के उप जिला अधिकारी के कार्यालय में। अगर उप जिला अधिकारी कार्यालय से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप करेंगे जिला अधिकारी के कार्यालय में, और जिला अधिकारी का निर्णय आय प्रमाण पत्र बनाने में अंतिम निर्णय होगा। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि इस संबंध में जिला अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। इस तरह से आप आय प्रमाण पत्र के बारे में, जब स्वघोषणा प्रमाण पत्र भरते हैं तो उस समय ये डिटेल्स अपनी सही भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आप आवेदन कैसे करें। आवेदन के दो तरीके हैं। पहले तो ऑफलाइन था, अब ऑफलाइन बंद कर दिया है, टोटल ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन ऑनलाइन के भी दो तरीके हैं। एक अपनी सरकार पोर्टल है जहाँ पर आप खुद कर सकते हैं, खुद अपनी आईडी जनरेट करके आप खुद आवेदन कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट चलाने में सक्षम हैं तो। दूसरी बात, अगर आप इंटरनेट चलाने में सक्षम नहीं है तो आप नज़दीकी जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जन सुविधा केंद्र, जहाँ पर आप देखते होंगे आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने के साथ ही साथ पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या? जो आय आपकी है उससे संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे कोई एडवोकेट है या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंट है तो वो अपना ITR ले जा सकते हैं। पेंशनर है तो बैंक की पासबुक ले जा सकते हैं। जो सर्विस क्लास है वो सैलरी स्लिप ले जा सकते हैं। जो किसान है वो खेती की जो खाता खतौनी या खसरा खतौनी की जो नकल है उसको ले जा सकते हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो ई श्रम कार्ड को ले जा सकते हैं। ये हो गया आपकी आय को वेरीफाई करने वाला प्रमाण पत्र, पहली बात। दूसरी बात, आपका आधार कार्ड तो अब हर जगह चाहिए, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो अपने स्वघोषणा प्रमाण पत्र में आप लगाओगे। स्वघोषणा प्रमाण पत्र आप सही रूप से भरें, जैसे उसमें नाम हो गया, डिटेल्स हो गई, परिवार के सदस्यों का नाम हो गया, उनकी डिटेल्स हो गई, वो सही भरें। और उसको सही भरने के साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए? परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। परिवार रजिस्टर में कैसे नाम ऐड करें, कैसे हटाएं, उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको मैं इसके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। और परिवार रजिस्टर में आपके सदस्यों के नाम है या नहीं है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो का शॉर्ट बना चुकी हूँ, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। उसको आप इसके साथ देख सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएं। इसके साथ ही साथ जैसे अगर आप खसरा खतौनी की नकल या खाता खतौनी की नकल तो आपको ले जानी है। और अब इसके साथ अगर आप राशन कार्ड या वोटर ID, जो अगर प्रेजेंट जो एड्रेस को अगर आप एलोकेट करना चाहते हैं तो राशन कार्ड या वोटर ID भी इसके साथ आप ले जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लेकर जाएं। उसके बाद 15 दिन मैक्सिमम आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बन के आ जाता है। आय प्रमाण पत्र बनने के बाद वो कितने समय के लिए, यह आय प्रमाण पत्र पहले क्या था कि 6 महीने के लिए वैलिड था, अब वो 1 साल के लिए वैलिड हो गया है। जो मैं आपको ये जो शासनादेश है 27 सितंबर 2021 का, इस शासनादेश में साफ साफ लिख रखा है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में, इसका जो प्रस्तर 3 है उसमें लिख रखा है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में लागू सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष बढ़ाए जाने के संबंध में जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के दिनांक 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च तक वैध होगा के लिए माननीय राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो जो पहले 6 महीने के लिए जो वैलिड था वो अब कितना हो गया? 1 साल हो चुका है।
समझ गए? तो आपका आय प्रमाण पत्र की सारी प्रक्रिया मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेरी होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब ये देखना है कि आप कैसे आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरें, तो उसके लिए मैंने तो ऑनलाइन आवेदन किया नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ उसमें। लेकिन एक टेक्निकल नेगी है, अगर आप सर्च करेंगे तो उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। जो मैंने देखा था इससे पहले, बनाने से पहले, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है वो वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो व्यक्ति मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने वो CSC चलाते होंगे, इस वजह से वो अच्छे से बना भी रहे थे, बता भी रहे थे कि कैसे कैसे आप आवेदन में ऑनलाइन अप्लाई करोगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।